तो भाई लोग, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक और बेहतरीन स्टोरी को लेकर हाजिर हूँ, जो कि सोल ड्रैगन से रिलेटेड होने वाली है। जहाँ पर कि उसने हमारे गरीब भिखारी एमसी को एक ऐसी अल्टीमेट सिस्टम देता है जिससे कि वो पूरे एरा पर राज कर सकता था और नए मिथिकल एरा का किंग बन सकता था। बाकी आगे की स्टोरी को बताकर मैं आप लोगों को स्पॉइल नहीं करना चाहता, तो आगे की स्टोरी आप लोग खुद ही से देखो ताकि मजा भी आ जाए और इंटरेस्ट भी बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम कैपिटल कैमलॉट को देखते हैं, जहां पर के एंट्रेंस पर एक सोल्जर किसी के आइडेंटिटी कार्ड को चेक करते हुए सोच रहा होता है, रसल रेमंड यह तो फाउंडिंग फैमिली है, लेकिन उसके कपड़ों के साथ क्या गलत है। जिसके बाद वह उस बंदे से बोलता है, ठीक है आप अंदर जा सकते हो। बाद में वह उसे पीछे से देखते हुए अपने साथी से बोलता है, क्या तुम उसे जानते हो? वह रेमंड फैमिली से था, जो कि फाउंडिंग फैमिली है, पर उसका अपीयरेंस यह किस तरह का था? उसने ऐसे कपड़ों को पहन रखा था मानो कि वह कोई एरिस्टोक्रेट है। ऐसा लगता है कि फाउंडिंग फैमिली में कोई खास बात नहीं है। तो दूसरा बंदा वह बोलता है, तुम्हें पता है मैंने सुना है कि व्हाइट टावर मर्सनरीज को हायर करने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या वह इसीलिए यहाँ पर आया होगा? उन दोनों की इस तरह की बातों को सुन यह बंदा कहता है, वे बेवकूफ काफी ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं। आगे कुछ देर बाद वह एक बड़े से टावर के सामने होता है, जिसको कि देखता हुआ वह कहता है, मैजिक टावर वह जगह है जहाँ पर पूरे किंगडम की गार्डियन रहते हैं। एक समय पर मैंने भी बहुत मेहनत की थी इस जगह पर पहुँचने के लिए, ताकि मैं अपने फॉल हो रहे फैमिली को बचा पाऊं। अपने फादर के एम्पायर के खिलाफ वॉर में मारे जाने के बाद हमें कैसल से भागना पड़ा था और मुझे अपने टेरिटरी को रिगेन करने के लिए मैजिक टावर में जाना पड़ा। यह मेरे लिए उस समय इम्पॉसिबल ड्रीम था, क्योंकि मैजिक टावर में अप्लाई करने से पहले ही मुझे एकेडमी से एक्सपेल कर दिया गया था। इसी के साथ हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है, तुमने 3 फेलिंग ग्रेड को रिसीव किया है, जो कि पूरे एकेडमी की हिस्ट्री में पहली बार है। तुम बस थ्योरी में ही अच्छे हो सकते हो, लेकिन तुम कभी भी सेकंड सर्कल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए मानवियंस को इंड्योर करना वह असंभव है। इसीलिए तुम मेज बनने के बजाय कोई और चीज के बारे में क्यों नहीं सोचते? आगे रसल बताता है, मानवियंस नैरोइंग यह इसलिए था क्योंकि मैं पतले और कमजोर मानवियंस के साथ पैदा हुआ था। मैं थोड़े से माना से अधिक माना को संभाल नहीं सकता था, जो कि सबसे बड़ी पनिशमेंट थी एक मेज के लिए। पर खैर, मैं अपने मर्सनरी कैरियर के दौरान ऐसे मौकों को ढूंढ पाया जिससे कि मैं सेकंड सर्कल तक पहुंच गया, लेकिन तभी मैं अभी भी 3rd रेट का मेज ही हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कोई आते हुए उन सभी को बताता है, चलो आज की टेम्पररी जॉब रजिस्ट्रेशन वह खत्म हुई, तुम लोग जा सकते हो, कल वापस आना। जो सुन एक बंदा कहता है, यह किस तरह का बकवास है, हम आधे दिन से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। तो दूसरा कोई पर्सन वहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ तो हम क्या ही कर सकते हैं, मैंने सुना है कि म्यूजियम भी टेम्पररी मेज को ढूंढ रहा है, क्या हमें वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए? जिस पर कि वह पहले वाला बंदा कहता है, क्या सच में? तो दूसरा बंदा उसे बताता है, हाँ वे लोग फर्स्ट सर्कल वाले मेज को ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए। जो सुन वह पहले वाला बंदा कहता है, क्या? यह तो काफी ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। पर वहीं पर बैठा हुआ रसल उन दोनों की बातों को सुनने के बाद थोड़ी देर सोचता है और फिर बाद में अपने पास से एक पिल को निकालते हुए उसे देखने के बाद वहाँ से उस जगह के लिए निकल जाता है। आगे हम ग्रेट म्यूजियम लवेरियम को देखते हैं, जहाँ पर की रसल उन दोनों बंदों के साथ पहुँच गया होता है और एक बंदा उन सभी को वहाँ की टूर कराते हुए बोल रहा होता है, यह पूरे किंगडम का सबसे बड़ा म्यूजियम है, तो प्लीज तुम लोग यहाँ की सफाई करते समय हवा की ताकत का ध्यान रखना, ताकि तुम्हारी गलती से यहाँ कोई भी चीज खराब ना हो, नहीं तो तुम्हें इसके परिणाम को भोगना होगा। जो सुन रसल अपने आसपास की जगहों को देखता हुआ कहता है, आखिर वह इस तरह ड्रामा क्यों कर रहा है? यहाँ पर तो सारी चीजें वह नकली है। ये सब सोचता हुआ वह जैसे ही स्पीसीज रूम के पास पहुँचता है तो उसे अचानक ही एक बड़ा झटका लगता है, जिसको की देखता हुआ वह कहता है, आखिरकार यह जगह फैमिलियर क्यों लग रही है और अचानक ही यह किस तरह का वाइब्रेशन है? यह तो मेरी मदर की रिंग से आ रही है, साथ ही मेरे पैर वह अपने आप ही चल रहा है, जैसे मानो मेरा फेट मुझे बुला रहा हो। दूसरी तरफ वह टूर करवाने वाला बंदा रसल को वहाँ पर मिसिंग देख कहता है, आखिरकार वह बंदा कहाँ पर गया? वहीं इधर रसल उस रूम के अंदर एक बड़े से ड्रैगन के स्केलेटन के सामने खड़ा होता है और अपने मदर के रिंग को देखता हुआ सोच रहा होता है, इसकी वाइब्रेशन वह काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मानो यह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। इसी के साथ वह जैसे ही अपनी आंखों को बंद करता है तो उसे कुछ पास्ट की चीजें दिखाई देने लगती है, जहाँ पर कि वह एक छोटा बच्चा होता है और अपने मदर के साथ सेम इसी रूम के बाहर खड़ा होता है, जिसको कि देखता हुआ उसकी आंखें तुरंत ही खुल जाती है। आगे जब वह एक शीशे के अंदर देखता है तो वहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन का हार्ट होता है, तो वह कहता है, यह किस तरह का विडंबना है, मेरे आगे ड्रैगन का दिल है और मेरे हाथ में जो मदर की रिंग है वह ड्रैगन की आंख की तरह है। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि वे दोनों ही चीजें जैसे मानो रो रहा हो, जिसके चलते वह कहता है, आखिरकार
आखिरकार तुम लोग रो क्यों रहे हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। इतना बोलते हुए वह जैसे ही उस रिंग को पहनता है तो वह रिंग वाइब्रेट करना बंद कर देता है, पर सेम टाइम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि मानो उसके पीछे रखा गया ड्रैगन के स्केलेटन और ड्रैगन के हार्ट के साथ कुछ तो गलत है, जिसके चलते वो कहता है लगता है कि मैं हेलुसिनेशन कर रहा हूँ। आगे वो कुछ बोल पाता तभी उसने जो रिंग को पहना होता है उसके अंदर से लाइट बाहर आना शुरू हो गया होता है और ऐसा लग रहा था कि दिल और आंखें मिलकर एक नई आंखों को खोल रहा है। इसी के साथ वहाँ पर एक ड्रैगन अपेयर होता है और उसे बताता है तुम एक नई पौराणिक कथाओं की आधारशिला बनने के लिए पर्याप्त हो, इसीलिए चलो मैं तुम्हें एक और मौका ग्रांट करता हूँ। जिसको कि देखता हुआ रसल कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ जो पहिया दुनिया को घुमा रही है वह टूट रही है और लंबे समय से इंतजार कर रहा मेरा भाग्य। इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती है। आगे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि बताया जा रहा होता है डिवाइन ड्रैगन किंग की आंखें वह दुनिया की इंफॉर्मेशन को चेक कर रहा है। बाद में कहीं पर जब रसल की आंखें खोलती है तो वह कहता है आखिर यह किस तरह की शोर है। ऐसा लगता है कि कोई काफी ही ज्यादा गुस्से में है, लेकिन यह वॉइस इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है, यह किसकी आवाज है। इस कारण से वह तुरंत ही घबराते हुए खड़ा होता है। जिसको कि देखता हुआ उसके सामने खड़ा पर्सन कहता है मुझे पता है तुम्हारे ग्रेड वह ग्रेड है, पर फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे क्लास में सो रहे हो। जिस पर रसल एक अजीब से चेहरे के साथ कहता है यह तो प्रोफेसर हबर्ट है, इनका तो काफी समय पहले देहांत हो चुका था। इसी के साथ वह काफी ही ज्यादा हैरानी में अपने क्लास में चारों तरफ लोगों को देखना शुरू कर देता है, पर फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। बाद में वह बोलता है क्या मैं पास्ट में आ चुका हूँ, लेकिन यह कैसे हो सकता है। इतना बोलते हुए जैसे ही प्रोफेसर की ओर देखता है तो प्रोफेसर उससे बोलता है लगता है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलना वह बहुत ही जरूरी है, चलो जल्दी मेरे क्लास से बाहर निकलो। इसी के साथ वह उसे क्लास से बाहर फेंक देता है, लेकिन रसल वो तो अभी भी सदमे में होता है, जिसके चलते वह अपने मन में कहता है लगता है कि मैंने टाइम ट्रेवल किया है, पर रुको क्या मैं इस तरह का जादू पहले कभी कर भी सकता था। ये सब सोचता हुआ वह ड्रैगन की बातों को याद करता है जिसने कि उसे बताया होता है मैं नए मैथोलॉजी के लिए तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। इसी के साथ जब वह अपने हाथों की ओर देखता है तो उसके पास उसकी मदर की रिंग नहीं होती है, जिस पर कि वह बोलता है मेरी मदर की रिंग वह गायब है, क्या मदर ने मेरी हेल्प की है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हुए कहता है रसल आखिर तुम क्लास के दौरान इस तरह कैसे सोच सकते हो। जिस पर कि रसल उससे माफी मांगता है तो प्रोफेसर कहता है ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है, दोपहर में लंच के समय मेरे ऑफिस में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है, जबकि पीछे खड़ा रसल सोच रहा होता है मुझे इस तरह मुसीबत में आए हुए कितना समय हो गया है, फिर भी मुझे यह पसंद है। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर कोई पीछे से आते हुए उसे एक जोरदार हिट देता है। इस कारण से वह कुछ भी नहीं समझ पाता और गुस्से में जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर 3 बंदे होते हैं जो कि उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं जरा देखो तो इस कचरे को। वहीं एक बंदा उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है तुम काफी ही ज्यादा रिलैक्स दिख रहे हो बास्टर्ड कहीं के, लेकिन तभी उसके हाथों को मेन बंदा रोकते हुए कहता है प्रोफेसर हमें देख रहे हैं। आगे वह रसल से बोलता है मुझे याद है मैंने तुमसे बोला था मेरे लिए नोट को लेकर आना। जिस पर कि रसल कुछ भी ना बोलता हुआ अपने मन में कहता है कोमा फ्रेडरिक। वहीं उसे कुछ भी ना बोलता हुआ देख कोमा उससे कहता है यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे बाथरूम में चलो। इतना बोलते हुए वे लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ रसल उन्हें देखता हुआ कहता है अरे यार। उसी समय उसकी नजर नीचे पड़ती है जिससे कि वह चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने एक नोटिफिकेशन होता है और उसे एक मिशन दिया गया होता है 3 बुली क्लासमेट को सबक सिखाओ। जिसको कि देखता हुआ वह कहता है क्या यह किसी तरह का इल्यूजन है। इसी के साथ वह जैसे ही उस नोटिफिकेशन को छूता है तो उसका हाथ उसके आर पार हो जाता है। आगे वह इस बारे में कुछ सोच पाता तभी उसे आवाज आती है भैंस की टांग अभी तक तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम नहीं आ रहे हो। तुम्हें पता है ना तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, हम अभी एकेडमी में हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर सकते हो। जो सुन रसल अपने मन में कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मिशन को भूल जाओ। ऐसा लगता है कि उन्हें सबक सिखाना सबसे पहले जरूरी है। कई सालों तक मर्सनरी की तरह जीवन जीने के बाद यह किलिंग इंटेंट के कंपेयर में कुछ भी नहीं है, जहाँ पर कि मैंने मॉन्स्टरों तक का सामना किया था जिसके के मुकाबले में ये लोग, चलो क्या ही कहूँ मैं। उसे इस तरह देख यह बंदा बोलता है तो आखिरकार तुमने आने का डिसाइड कर ही लिया छोटे बास्टर्ड कहीं के। तो रसल कहता है हाँ सही कहा बड़े बास्टर्ड कहीं के। इस तरह उसे बात करता हुआ देख एक बंदा बोलता है क्या वह कमीना पागल हो गया है, ऐसा लगता है कि उसे मार खाने की बहुत जल्दी है। इतना बोलते हुए वह जैसे ही रसल पर अटैक करता है तो रसल उसके अटैक को एकदम से ही अवॉइड करता हुआ उसके पेट पर एक खतरनाक घुसा मारता है, जिसके के कारण उस बंदे की हालत एक ही बार में काफी खराब हो चुकी होती है। जो देखता हुआ दूसरा बंदा जब उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता
का है तो रसल उसे भी एक ही झटके में ढेर कर देता है, जिस पर कोमा उससे बोलता है, सीरियसली तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते? क्योंकि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो तो तुमने कुछ सस्ते मार्शल आर्ट को सीख लिया, यही एक्सपेक्ट की जा सकती है एक डरते हुए फैमिली से। खैर अब जब तुम के इतने आगे बढ़ चुके हो तो तुम छोटे बच्चे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वह उस पर जब अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो रसल उसके सामने खड़ा हुआ बिना डरे उसके हाथों को पकड़ने के बाद वहीं पर तोड़ देता है, जिसके दर्द के कारण कोमा एक जोरदार चीख के साथ वहीं अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जिस पर कि रसल उसे बताता है, तुम वह मूर्ख हो जिसे कि अपने ब्रदर और फैमिली के द्वारा ही धकेला गया है, लेकिन तब भी अगर तुम्हारा ओपोनेंट वह स्ट्रांग होता है तो तुम अपने काम धीरे धीरे करते हो, लेकिन जब वे कमजोर होते हैं तो तुम उन्हें धमकाते हो। तुम्हारे जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली को मेंशन करने की? रसल के इतने भयानक रूप को देख कोमा वह काफी ही ज्यादा डर गया होता है और तुरंत ही चिल्लाते हुए उससे कहता है, प्लीज प्लीज तुम रुक जाओ और मेरी बातों को सुनो। पर तब तक रसल का पंच उस पर लैंड कर चुका था, जिसके चलते वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रसल वहां से जाते हुए उसे बताता है, अब अगली बार से अच्छी तरह बिहेव करना, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। इतना बोलते हुए वह जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है तो अपने पावर को एकदम से ही यूज करने के कारण वह कमजोरी से वहीं जमीन पर बैठ जाता है। साथ ही वह बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा होता है। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन खुलता है और उसे बताया जाता है, तुम्हें लोएस्ट ग्रेड का मैजिक स्टोन मिला है, तुम इसे कंज्यूम कर सकते हो। इसी के साथ उसे मैजिक स्टोन को दे दिया जाता है, जो देखता हुआ रसल कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे खाऊं? यह किस तरह की बकवास है, यहाँ तक कि बारबेरियन भी नहीं होंगे जो कि इसे खाता होगा। लेकिन इतना बोलते हुए वह नोटिफिकेशन की ओर देखता है जहाँ पर कि बताया गया होता है यूज करो। इस कारण से वह किसी तरह हिचकिचाते हुए उस माना स्टोन को खा लेता है, जिसके तुरंत बाद उसे नोटिफिकेशन मिलता है, तुमने लोएस्ट ग्रेड के माना स्टोन को कंज्यूम किया है। और हम देख पाते हैं रसल के अंदर से काफी ही भयानक तरीके से एनर्जी वह बाहर की ओर निकलना शुरू हो गया होता है, जिस पर कि रसल कहता है, यह तो बहुत ही ज्यादा माना है जो कि सर्कल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। वही नोटिफिकेशन उसे बताता है, तुम्हारे माना सर्कल वह इंक्रीज हो रही है। दूसरी तरफ रसल सोच रहा होता है, मैं लकी हूँ कि यह स्टेबलाइज है, इस तरह तो मैं डेफिनेटली ओवरकम कर पाऊंगा माना वेंस नैरोइंग को। साथ ही मैं अपने फैमिली का फॉल, एकेडमी से एक्सपल्सन और थर्ड रेट मर्सनरी मेज बनना, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। ये सब सोचता हुआ वह वहाँ से चला जाता है और प्रोफेसर के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर कि प्रोफेसर उसे देख कहता है, यहाँ पर आकर बैठो। बाद में वह रेसल से पूछता है, रेसल तुम हमेशा की तरह नहीं दिख रही हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैंने र्यूमर सुना था कि तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें बुली करते हैं, क्या यह सच है? जो सुन रेसल अपने मन में कहता है, प्रोफेसर हॉवर्ड मेरे पिछले लैब में एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अंत तक मेरा साथ नहीं छोड़ा था, मैं उनसे हमेशा यह कहना चाहता था। इतना सोचने के बाद वह कहता है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और शुक्रिया प्रोफेसर। जिस पर कि प्रोफेसर वह काफी हैरान होता है। बाद में उससे कहता है, क्या एक प्रोफेसर के रूप में अपने स्टूडेंट का देखभाल करना मेरा काम नहीं है? फिर भी यह देखते हुए कि तुम क्लासरूम में कैसे सोते हो तो तुमको पनिशमेंट देने की आवश्यकता है, यह आसान नहीं होगा। जाओ इंटेंस एलिमेंटल स्टडी पर 62 और 74 पेजों पर डीप में रिपोर्ट लिखो। यह एक ऐसा सेक्शन है जिसमें के अपर ईयर वाले भी स्ट्रगल करते हैं। तभी रसल को एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसे बताता है, प्रोफेसर के असाइनमेंट को कंप्लीट करो, इसके बदले तुम्हें एडिशनल रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो देखता हुआ रसल कहता है, अरे बाप रे, यह असाइनमेंट तो मिशन में बदल गया है। उसे इस तरह देख प्रोफेसर कहता है, क्या हुआ, क्या यह असाइनमेंट मुश्किल है? तो रसल उसे बताता है, नहीं और आपका शुक्रिया। आगे कुछ समय बाद वह असाइनमेंट को पूरा करते हुए सोच रहा होता है, यह असाइनमेंट मुश्किल नहीं है। अपनी पिछली लाइफ में होपलेस मान एबिलिटी के कारण इनक्रेडिबली थ्योरियों को स्टडी करने में हार्ड वर्क किया था, यहाँ तक कि मैं जब मर्सनरी का काम करना शुरू किया तभी मैं स्टडी को करना नहीं रोका। लेकिन इस लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि स्टडी जितना ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है माना वेंस ट्रेनिंग, क्योंकि माना वेंस वह रास्ता है जिससे कि माना सर्कुलेट होता है। इसी तरह वह ट्रेनिंग करते हुए काफी कुछ बताता है माना सर्कुलेशन के बारे में, जो कि मैं आप लोगों को बताकर बोर नहीं करने वाला हूँ। आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आ जाएगी जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। 5 किलोमीटर तक दौड़ो, अभी तुम्हारी करंट अचीवमेंट वह बस 50 मीटर की है। जिस पर कि रसल कहता है, अरे यार मैंने अभी तो अपनी ट्रेनिंग खत्म की थी, खैर चलो दौड़ना शुरू करते हैं। अब चूंकि मुश्किल से मिली मुझे यह अपॉर्चुनिटी है तो मैं इसे इसी तरह बर्बाद नहीं कर सकता। आगे कुछ समय बाद वह अपने मिशन को पूरा कर लिया होता है, लेकिन इसके चलते उसकी हालत काफी ही ज्यादा खराब हो चुका होता है और वह वहीं जमीन पर लेट जाता है। दूसरी तरफ एक बंदा उस पर नजर रखते हुए कहता है, यह कितनी बेकार की कोशिश है। पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम दूसरे दिन प्रोफेसर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर के प्रोफेसर रेसल की रिपोर्ट को देखता हुआ सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है
कि उसने अपने असाइनमेंट को पूरा कर लिया है, वह भी केवल एकेडमी लेवल के स्टडी मटेरियल से। ये सब सोचने के बाद वह रेचल से कहता है, क्या सच में तुम्ही ने इस रिपोर्ट को बनाया है? तो रेचल उसे बताता है, हाँ बिल्कुल। जिस पर कि प्रोफेसर और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, वह कॉन्फिडेंट लग रहा है। सही में क्या उसी ने इस रिपोर्ट को बनाया है? इतना सोचने के बाद वह रेचल से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हूँ। जो सुन तुरंत ही रेचल को मिशन कंप्लीट का नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है, तुम्हारा मिशन वह कंप्लीट हो चुका है और तुम्हें रिवार्ड दिया जा रहा है, लोएस्ट ग्रेड का माना स्टोन, साथ ही एडिशनल जेम सेम साइज का। इसके अलावा तुम्हारे बीस्ट समनिंग के अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही तुम्हारी मैजिकल पावर वह इंक्रीज हुई है और माना कंजप्शन वह डिक्रीज हो जाएगी जब भी तुम कास्टिंग करते हो। तो इसी के साथ कास्टिंग टाइम भी वह कम हो चुकी है। जो देखता हुआ रसल अपने मन में कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं जितनी अंडरस्टैंडिंग के हायर लेवल पर जाऊंगा तो मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा? अगर ऐसी बात है तो। इतना सोचने के बाद वह प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर मैं एक फेवर को चाहता हूँ। तो प्रोफेसर कहता है, क्या तुम फैकल्टी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना चाहते हो? पर मैं क्या पूछ सकता हूँ, ऐसा क्यों? उस स्टूडेंट लाइब्रेरी में मुझे यकीन है तुम्हारे लायक इनफ बुक नहीं होंगे जो कि तुम्हें चाहिए। जिस पर कि रसल उसे बताता है, मैं उन सभी बुक को पढ़ना चाहता हूँ। जो सुन प्रोफेसर को काफी बड़ा शौक लगता है, पर रसल उसे बताता है, हाँ मैं सभी को पढ़ना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर कहता है, यह काफी हैरानी की बात है। हालांकि फैकल्टी लाइब्रेरी को लेकर एक अलग ही दिक्कत है, मुझे तुम्हारे क्वालिफिकेशन को चेक करना होगा। जो सुन रसल कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। इसी के साथ उसे नोटिफिकेशन आता है, प्रोफेसर के असाइनमेंट वह कंप्लीट हो चुका है। जो देखता हुआ कहीं पर रसल कहता है, किसने सोचा होगा कि वह मुझे इतने काम देगा, वह सच में पिकी है। खैर मुझे किसी भी कीमत पर फैकल्टी लाइब्रेरी का एडवांस नॉलेज चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से उसे कोई आवाज लगाते हुए कहता है, क्या बात है, तो तुम यहाँ पर हो? उन्होंने कहा था कि तुम्हें पनिशमेंट मिली है, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तुम तो यहाँ पर काफी मजे में लगते हो, जबकि मेरा दोस्त वह तुम्हारी वजह से सफर कर रहा है। और हाँ मैं आप लोगों को बता दूं, यह बंदा एंटोन फ्रेडरिक होता है। रसल कहता है, तो क्या तुम मुझसे यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो? जिस पर कि वह बंदा बोलता है, बदला? और मैं? अरे यार खुद को बहकाना बंद करो, तुम्हारे जैसे बेकार से कचरे से कौन ही बदला लेगा? तुम्हें रौंदना ही वह काफी होगा, इसीलिए चलो क्लास में मिलते हैं। इतना बोलकर वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वही उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम अभी उसको सबक नहीं सिखाने वाले थे? तो वह बंदा एंटोन बोलता है, बेवकूफ कहीं के, यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं है। दूसरी तरफ रसल उसकी बातों को सुनने के बाद सोच रहा होता है, क्लास एक ऐसा प्रैक्टिकल मैजिक कॉम्पैक्ट स्टडी क्लास जहाँ पर की ग्रेड आधारित होते हैं स्टूडेंटों के बीच मैच से। वहाँ पर मैं हमेशा ह्यूमिलेट होता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस चीज को बेवकूफों की तरह भूल गया था। मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। आगे कुछ समय बाद उसे एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने सेकंड लेवल सर्कल को अचीव कर लिया है। साथ ही तुम जो करंटली एट्रीब्यूट को पोजेस करते हो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ चुकी है। इसी तरह वह काफी ज्यादा मेहनत करता है और अपने द्वारा मिले गए हर एक टास्क को पूरा करता जाता है, जिसके लिए उसे काफी सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं और मिशन भी कंप्लीट होता है। साथ ही उसके पास अब काफी ही ज्यादा माना स्टोन इकट्ठा हो चुका होता है, जिसको कि वह खाने के लिए तैयार होते हुए कहता है, मैंने इसे पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो अब मुझे उस ट्रेनिंग पर भरोसा करना होगा जो मैंने इतने लंबे समय से किया है। इसी के साथ वह जैसे ही उन माना स्टोन को कंज्यूम करता है तो तुरंत ही उसके बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से माना फ्लो करना शुरू कर दिया होता है, जिसके चलते वह अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जल रहा हूँ, मुझे जल्द ही कोई रास्ता ढूंढना होगा अपने माना को स्टेबलाइज करने के लिए। इतने में उसके दिल के अंदर जोरदार दर्द होना शुरू हो गया होता है। इस कारण से वह कहता है, यह एक नई सर्कल को बना रही है, अगर मैं यहाँ पर फेल हो जाता हूँ तो मेरा दिल वह इसे संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अब मैं इस पॉइंट पर हार नहीं मान सकता, मुझे इसे किसी भी कीमत पर पूरा करना ही होगा। इसी तरह वह कुछ देर बाद इसे कंप्लीट कर ही लेता है, जिसके चलते उसके रूम से काफी ही जोरदार लाइट वह बाहर की ओर निकलती है। वहीं रसल कहता है, मैंने आखिरकार इसे कर ही लिया और अब मैं सेकंड सर्कल तक पहुंच चुका हूं, पर यार मैं काफी थक चुका हूं। इसी के साथ उसे नोटिफिकेशन आता है, तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है तो रिवॉर्ड को तुम्हें दिया जाता है। तुम्हारी फायर मैजिक वह ग्रेटली बढ़ चुकी है। सीन चेंज होता है और हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर कि प्रोफेसर बोल रहा होता है, अद्भुत, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने अपने सभी टास्कों को पूरा कर लिया है। तो ठीक है, मेरा अब आखिरी क्वेश्चन। साथ ही वह सोच रहा होता है, मेरे पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में यह सवाल फंडामेंटल के थोड़ा करीब है, साथ ही सच्चाई के भी। इतना सोचने के बाद वह रसल से पूछता है, 4 संरचना जिसमें कि जादू शामिल है, मुझे बताओ सबसे महत्वपूर्ण उनमें से कौन सा है? जो सुन रसल थोड़ा सोचने लगता है तो उसे देखते हुए प्रोफेसर अपने मन में कहता है, यह सही है, यह वह सवाल है
है जो कि मैंने हाल ही में एक स्टूडेंट से समझा था। ये सब सोचता हुआ उसे ऐसा लगता है कि रसल उसका जवाब नहीं देगा तो वह दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार होते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। पर तभी रसल उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, मुझे इसका जवाब मालूम है। जो सुन प्रोफेसर भी काफी हैरान होता है, जबकि रसल जवाब देते हुए कहता है, इसका जवाब है मेंटल इमेज। तो प्रोफेसर उससे कहता है, पर आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिस पर कि रसल उसे समझाता है, मैजिक वह मैनिफेस्टिंग है जो कि माना के यूज करके इस दुनिया में कुछ भी बना सकता है, जिसे कि दुनिया ने 4 लेवलों में कैटेगराइज किया है, जिनमें कि पहला है एसिमिलेशन, जहाँ पर आप नेचुरल फिनोमेनन का प्रिंसिपल को लर्न करते हैं। वहीं दूसरा लेवल है मेंटल इमेज, जहाँ पर कि आप अपने मन में विजुअलाइज करते हैं कि आपने क्या सीखा है। जबकि तीसरा लेवल है कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर कि आप इमेज को विजुअलाइज करने के लिए फॉर्मूला को मैनिफेस्ट करते हैं। इसी तरह तीसरा लेवल है मैनिफेस्टेशन, जिसमें कि फॉर्मूला के जरिए मैजिक इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इनमें से अंडरस्टैंडिंग, कंस्ट्रक्शन और मैनिफेस्टेशन को इनफ एफर्ट और स्टडी से सीखा जा सकता है। हालांकि मेंटल इमेज वह एक ऐसी चीज है जिसे केवल एफर्ट से ही रीच किया जा सकता है। अपनी सीमा से बाहर निकलना और साहस के माध्यम से कल्पना की स्वतंत्रता तक पहुंचना मेंटल इमेज के लेवल को तय करता है। जैसे कि मानिए अगर मैं इस फायर को ऐसा इमेजिन करूं कि यह एक एरो है तो यह उसमें बदल जाएगा। हालांकि अगर मैं इसके बजाय कुछ और इमेजिन करता हूं तो यह पूरी तरह से उसमें बदल जाएगा। इसीलिए हमारे इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है, हम जो चाहे वो बना सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसी चीजें भी जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। रसल के इतने डीप में अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए प्रोफेसर सोचते हुए कहता है, वह सही है, बिल्कुल ही एक ऐसे स्पॉट की तरह जहाँ पर सनलाइट शाइन करती है और गर्म बर्फ बिखरी हुई है, जो कि दुनिया को समझने से शुरू होती है लेकिन अंत में यह दुनिया के नियमों को तोड़ मरोड़ कर खत्म कर देता है। पर यही जादू है, यह बच्चा सच में कमाल का है। इतना सोचने के बाद वह रसल से कहता है, मुझे तुम्हारी सोच पसंद आई, इसीलिए स्टूडेंट लाइब्रेरी वह तो बस एक छोटी सी चीज है इस दुनिया में तुम्हारे लिए। इस कारण से रसल को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि बताया जाता है, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ, तुम्हें प्रोफेसर लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर जाने की परमिशन मिली। अब तुम 2 लो ग्रेड के माना स्टोन को एक साथ कंज्यूम कर सकते हो। जिसके बाद हम रसल को प्रोफेसर लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पर कि वह आसपास की चीजों को देखता हुआ कहता है, यहाँ तो फर्स्ट फ्लोर भी खुद ही में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, यह तो बिल्कुल ही स्टूडेंट लाइब्रेरी से डिफरेंट है। मैजिक 3 डायमेंशन, ब्लास्टिक ट्रेजेटरी, इंटेंस मैजिक बॉटनी, यह सब प्रैक्टिकल है और मैजिक के बेसिक थ्योरी को भी नहीं छोड़ता। वो ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से कोई बोलता है, वाह तुम तो काफी दिलचस्प किताबें पढ़ रहे हो। जो सुन रसल वह काफी ही ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही अपने आसपास देखने लगता है। तो उससे वह पर्सन कहता है, बच्चे इस तरफ। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक लेडी होती है, जिसको कि देखता हुआ रसल कहता है, यह पर्सन तो डारिया का स्नो वाइट है। बाद में वह उसे ग्रीट करते हुए कहता है, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई फ्लेम टावर मास्टर, मैं रसल रेमंड हूँ। साथ ही वह सोच रहा होता है वह 8th लेवल पर है, जहाँ पर कि दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग हैं जो कि वहाँ तक पहुँच पाया है। 80 साल से ऊपर होने के बावजूद भी वह इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ माना का यूज करती है अपनी जवानी को मेंटेन करने के लिए। साथ ही वह बेस्ट रैंकिंग मैजिक टावर रेड टावर फैक्शन का डारिया स्नो व्हाइट फ्लेम टावर मास्टर है। उतने में ही वह लेडी रसल से बोलती है, ओह क्या तुम मुझे जानते हो? पर रसल तो उसे देखता हुआ कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है, लेकिन आखिरकार वो यहाँ पर क्यों है? दूसरी तरफ वह लेडी बोल रही होती है, तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, ये लो और मुझे भी अपना एक कंपेनियन समझो जो कि तुम्हारे साथ सेम रास्ते पर चल रही है। उस लॉलीपॉप को देख रसल कहता है, क्या यह मेरे लिए है? बाद में वह उसे लेकर खाने लगता है। वहीं वह लेडी बोल रही होती है, आखिरकार तुम्हारे जैसे स्टूडेंट वह कैसे प्रोफेसर लाइब्रेरी में एंटर कर सकता है? तो रसल उसे बताता है, प्रोफेसर हवर्ड ने मुझे हेलो किया है। तो वह लेडी कहती है, क्या उस बुढ़े ने? जो सुन रसल कहता है, अरे बाप रे, यह तो कुछ ज्यादा ही है। वहीं कहीं पर प्रोफेसर बोल रहा होता है, आखिर मेरा कान अचानक क्यों बज रहा है? तभी वह लेडी दोबारा कहती है, खैर मैं समझ सकती हूँ क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही दिलचस्प चीजें पढ़ रहे थे। साथ ही वह रसल के अंदर से एक्सट्रीमली प्योर माना को सेंस कर पा रही होती है, जिसके चलते वह रसल से कहती है, तुम्हारा माना डिस्ट्रीब्यूशन वह बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तुम तो खास में भी खास हो। जो सुन रसल अपने मन में कहता है, क्या उसने किसी चीज को नोटिस किया है? तभी वह लेडी बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें और ज्यादा लेक्चर नहीं देने वाली हूँ। तो रसल बोलता है, शुक्रिया आपका। जिस पर कि वह लेडी उसके सामने कुछ करते हुए कहती है, तो फिर ठीक है बच्चे, अपने एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट करना। तो रसल उससे कहता है, हाँ बिल्कुल फिल्म मास्टर। आगे कुछ समय बाद वह बोल रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं उससे यहाँ पर मिलूंगा, यह कितना अनएक्सपेक्टेड था। उसी समय उसे दूर से देखता हुआ एंटोन कहता है, क्या वह रसल नहीं है? भैंस की टांग, आखिरकार
वह प्रोफेसर लाइब्रेरी के सामने क्या कर रहा है, या उसने किसी प्रोफेसर के एज को किस किया होगा जो कि उसे यह अपॉर्चुनिटी मिली है। यह तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर तुम अपना सबसे बेस्ट करना रसल, ताकि तुम्हारे लिए हर एक चीज वह अच्छी हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम बाहर रियल सिचुएशन मैजिक बैटल स्टडी को देखते हैं, जहाँ पर कि बच्चों के बीच बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए डुअल होने वाला था। आगे हम देख पाते हैं उस स्टेडियम में एक पर्सन आता है और डुअल में भाग लेने वाले बच्चों का नाम पुकारता है, जिन्हें की प्रोफेसर ने चुना हुआ होता है। वहीं कहीं पर बैठा हुआ रसल सोच रहा होता है, मेरे पिछले लाइफ में हमेशा सबसे पहले मुझे ही बुलाया गया था। इसके अलावा दूसरे बच्चों को भी पता होता है कि रसल का मानवीन वह कमजोर है, इसीलिए वे लोग रसल को चिल्लाते हुए कहते हैं, रसल प्लीज मुझे चुनना, मुझे अपने ग्रेड को इस सेमेस्टर में बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं दूसरा कोई बच्चा बोल रहा होता है, नहीं रसल, इस बास्टर्ड के बजाय तुम मुझे चुनो। उन सभी को इस तरह चिल्लाता हुआ देख स्टेडियम के बीच खड़ा होस्ट कहता है, सब लोग शांत हो जाओ और सबसे पहले मुझे एक स्टूडेंट को चुनने दो। जो सुन इन बंदों को लगता है कि अब तो रसल की बारी है, लेकिन वह होस्ट उसका नाम ना लेते हुए कहता है, सबसे पहले आने वाले स्टूडेंट का नाम है एंटोन फ्रेडरिक। जिस पर कि ये बच्चे काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो सबसे पहले एंटोन आ रहा है। वहीं एंटोन प्रोफेसर के बगल से जाता हुआ उसे शुक्रिया बोलता है, जिस पर कि वह प्रोफेसर कहता है, यह फ्रेडरिक मर्चेंट एसोसिएशन के एहसान की तुलना में कुछ भी नहीं है। उन दोनों की इस तरह की नजरबंदी को देखता हुआ रसल कहता है, मैं जानता था। तभी एंटोन बीच स्टेडियम में आकर रसल को नीचे बुलाते हुए कहता है, आखिर तुम वहाँ पर अभी तक क्यों बैठे हुए हो, चलो जल्दी नीचे आओ। रसल रेमंड, जिस पर कि रसल वह हैरान तो नहीं होता है, पर वह काफी ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ प्रोफेसर को देखते हैं जो कि किसी से बोल रहा होता है, अगर तुम यहाँ पर आने ही वाली थी तो बेहतर होता कि अगर तुम मुझे पहले बता देती। तो डारिया कहती है, वैसे भी एक टीचर को अपने स्टूडेंट से मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती, वैसे तुम ही वो हो ना जिसने कि उस रसल नाम के छोटे बच्चे को प्रोफेसर लाइब्रेरी में जाने की अनुमति दी थी। तो प्रोफेसर हैरान होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ, क्या उस बच्चे ने कुछ गलती की है। जिस पर कि डारिया उसे बताती है, नहीं बस यह इतना सा है कि बहुत समय हो गया मैं इस तरह के प्रीशियस और रेयर चीज से नहीं मिले। जो सुन प्रोफेसर थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है, हाँ तुम सही हो, रसल का मानावेंस नारोइंग यह एक ऐसी अनकॉमन बीमारी है जो कि यहाँ तक कि पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं है। तो डारिया कहती है, तुम बेवकूफ कहीं के। जिस पर कि प्रोफेसर वह काफी हैरान होता है। वही डारिया उसे बताती है, उस बच्चे ने अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया है। जो सुन प्रोफेसर कहता है, क्या तुम क्या बोल रही हो। जिस पर कि डारिया उसे बताती है, वह पहले से ही सेकंड सर्कल तक पहुंच गया है। इसी के साथ हम एरिना को देखते हैं, जहाँ पर कि एंटोन और रसल दोनों ही आमने सामने होते हैं। वही रसल को नोटिफिकेशन मिला होता है, इस कंपटीशन को जीतो, बदले में तुम्हें रिवार्ड मिलेगा लोएस्ट ग्रेड के मैजिक स्टोन का दोगुना कंपार्टमेंट 40 किलो तक का। जो देखता हुआ रसल कहता है, अरे वाह, मैजिक कंपार्टमेंट, यह तो ऐसी चीज है जो कि वेल्थ मेज के पास ही होती है। यह बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है मैजिक स्टोन को स्टोर करने में। तभी उससे एंटोन कहता है, ए कीड़े कहीं के, क्या तुम्हारी बॉडी वह फ्रीज हो चुकी है। अगर तुम अभी भी जीना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो। जो सुन रसल वह पहले तो हंसता है, बाद में अपने सीरियस लुक में आते हुए कहता है, क्या भीख मांगो, वो भी मैं। उतने में ही होस्ट चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ, अब मैं मैच को शुरू करने जा रहा हूँ। इसी के साथ रसल और एंटोन के बीच की डुअल वह शुरू हो जाती है। जबकि एंटोन रसल की पावर को देखता हुआ सोच रहा होता है, क्या वह सेकंड सर्कल तक पहुंच चुका है। यह तो हो ही नहीं सकता, जिसका कि मानावेंस नैरोइंग हो वह सेकंड सर्कल तक पहुंच सकता है। ये सब सोचते हुए वह अपना अटैक करता है, सेकंड सर्कल फ्लेम थ्रो, जो सीधे रसल को हिट करने वाला होता है। लेकिन तभी रसल अपने सामने एक बैरियर को बना लेता है, इस कारण से वह फ्लेम उस तक नहीं पहुंच पाता। इस नजारे को देखता हुआ एक प्रोफेसर वह बोलता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने शील्ड को इतना पतला बनाने के बाद भी उसके झुके हुए साइड का इस्तेमाल किया और खुद को हीट वेव से प्रोटेक्ट कर लिया। वहीं एंटोन के साइड वाला प्रोफेसर वह सोच रहा होता है, रसल रेमंड क्या वह अपनी स्किल को छुपा रहा था। दूसरी तरफ एंटोन वह अपनी पावर का और भी अधिक इस्तेमाल करते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है कि तुम मेरे फ्लेम को इंड्योर कर सकते हो। जिस पर कि रसल कुछ भी ना बोलता हुआ उसके काउंटर में अपना अटैक करता है, सेकंड सर्कल फायर एरो, जो कि काफी ही ज्यादा भयानक तरीके से रसल की ओर बढ़ता है। जिसको कि देखता हुआ वह तुरंत ही अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लेता है। दूसरी तरफ लोग बात कर रहे होते हैं, क्या वह सच में सेकंड लेवल तक पहुंच गया है। तभी रसल एंटोन को और भी ज्यादा मौका ना देते हुए उस पर कई सारे एरो के साथ दोबारा अटैक कर दिया होता है। जो देखता हुआ एंटोन का साइड वाला प्रोफेसर वह बोलता है, क्या वह डबल कास्टिंग कर रहा है। तो उसके पास में बैठा यह मोटू प्रोफेसर वह कहता है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता है कि यह डबल कास्टिंग है, यह बस इतना सा है कि उसकी कास्टिंग की स्पीड वह बहुत ही तेज है, इसलिए ऐसा लगता है। वहीं एंटोन रसल को इतनी सारी एरो को फेंकता हुआ देख अपने
मन में कहता है क्या तुम बस एरो को बनाने में ही कैपेबल हो? अगर ऐसी ही बात है तो। इतना बोलते हुए वह अपने चारों तरफ सेकंड सर्कल प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर का शील्ड बना लेता है। जो देखता हुआ रसल कहता है मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था। वहीं एंटोन सोच रहा होता है अगर मैं उसके माना को खत्म होने का इंतजार करता हूँ तो और बाद में अटैक करता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। तभी रसल अपने फायर एरो को कैंसिल कर देता है, जिसको कि देख एंटोन हुआ हैरान हो ही रहा होता है। उसी समय एंटोन अपना अटैक कर देता है विंड एरो, जिससे कि एंटोन पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है। वहीं उस अटैक को देखता हुआ प्रोफेसर वे बात कर रहे होते हैं यह तो काफी ही ज्यादा बेहतर है। उसने शील्ड के टैब को पहचान कर अपने कास्टिंग को मॉडिफाई कर दिया। क्या सच में यह वही रसल है? दूसरी तरफ एंटोन को देखते हैं उसकी हालत वह अधमरी हो चुकी होती है और वह पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है। आगे वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही रसल उसके पास पहुंचकर उसे काफी ही खतरनाक हिट को देता है, जिसके चलते वह लगभग मर ही चुका था। लेकिन रसल वो अभी भी नहीं रुक रहा होता है। वो फिर से उसे एक और फायर का पंच देता है। इस सिचुएशन को देखता हुआ यह चश्मिश प्रोफेसर वह चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार यह किस तरह की मैजिक है? इस मैच को अभी तुरंत रोको। जिस पर कि अपना प्रोफेसर वह बोलता है आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? जरा इसे करीब से देखो। रसल की बॉडी वह किस चीज से कवर है? जो सुन वह चश्मिश प्रोफेसर जब रसल को गौर से देखता है तो उसकी पूरी बॉडी नाइट की माना ऑरा की तरह पूरी तरह से कवर होता है। वही प्रोफेसर बताता है मुझे नहीं पता उसने ऐसा कैसे किया है, लेकिन उसने अपना एक रास्ता बना लिया है। जबकि इधर रसल एंटोन को कुत्तों की तरह धोने के बाद बिल्कुल ही उसके सामने खड़ा होता है, जिसको कि देखता हुआ बाकी के बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ यह चश्मिश सोच रहा होता है यह कैसे हो सकता है। साथ ही वह वहां से खिसकने की कोशिश करने लगता है तो उसे रोकते हुए प्रोफेसर कहता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें विनर की अनाउंसमेंट करनी चाहिए। तो वह चश्मिश कहता है हाँ बिल्कुल। इतना बोलते हुए वह विनर की घोषणा कर देता है, जो कि होता है हमारा रसल। बाद में वह भागता हुआ रसल के पास आकर बोलता है तुमने अच्छा काम किया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर कि रसल बोलता है अभी यह खत्म नहीं हुआ है। जो सुन वह प्रोफेसर बोलता है तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? रसल बताता है क्लासरूम के रूल के हिसाब से जब तक कि विनर सरेंडर नहीं कर देता उन्हें अगले ओपोनेंट को बुलाने की अनुमति है। इतना बोलते हुए वह एंटोन के दोनों साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है चलो अब तुम लोग नीचे आ जाओ। साथ ही रसल को एक नोटिफिकेशन मिला होता है मैजिक डुअल को जीतो, रिवार्ड में तुम्हें 2 माना स्टोन मिलेगा। बाकी एडिशनल रिवार्ड वह सिचुएशन पर निर्भर करता है। जो देखता हुआ रसल कहता है अब ये हुई ना बात। सीन चेंज होता है और हम कुछ समय बाद प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है 14 लगातार जीत, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो कि मुझे इस तरह की प्रीशियस चीज मिली है। उसने बस उसे एक बार देखा और रसल के मानव पोटेंशियल को नोटिस कर लिया, पर खैर वह कैसे इतनी तेजी से ग्रो कर सकता है। दूसरी तरफ रसल अपने सिस्टम की नोटिफिकेशन को देख रहा होता है, जहाँ पर कि उसे बताया जा रहा होता है तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है तो रिवार्ड के रूप में तुम्हें कंपार्टमेंट दिया जाता है। अगली बार से ऑटोमेटिक सारे रिवार्ड तुम्हारे कंपार्टमेंट में इनपुट कर दिया जाएगा। साथ ही उसे बहुत सारे माना स्टोन मिले होते हैं। इसके अलावा उसे एक अननोन रिवार्ड भी मिला होता है, जिस पर कि रसल बोलता है तो रिवार्ड इस कंपार्टमेंट के अंदर है। इतना बोलते हुए वह जैसे ही उस ब्लैक होल जैसे मैजिक सर्कल के अंदर अपने हाथों को डालता है तो वहाँ से एक मैप निकलता है, जिसके बारे में उसे बताया जाता है मार्क किए गए लोकेशन पर जाओ और मिशन को कंप्लीट करो। एक बार जब तुम लोकेशन पर पहुंच जाते हो तो लाइट तुम्हें रास्ता दिखाएगा, बदले में तुम्हें अननोन रिवार्ड मिलेगा। साथ ही इंटरमीडिएट ग्रेड के 5 माना स्टोन मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसे तभी ट्राई करना जब तुम 3 सर्कल को रीच कर लेते हो। रसल जो पढ़ता हुआ कहता है क्या यह एक वार्निंग है? मैं अपने रिग्रेशन से पहले काउंटलेस टाइम 3rd सर्कल को रीच करने की कोशिश की है, पर मैं कभी भी कामयाब नहीं रहा। क्या मैं इस बार कामयाब होऊंगा? पर रुको, आखिरकार वो लोकेशन है कहाँ पर? क्या यह मैप मुझे बता नहीं सकता? क्या मैं प्रोफेसर लाइब्रेरी में इसके बारे में पता करूं? शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। इसी के साथ वह लाइब्रेरी में रखे गए कई सारे बुक में चेक करता है उस लोकेशन के बारे में, पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता, जिससे कि वह परेशान होते हुए कहता है अरे यार कोई भी जगह मैच नहीं कर रही है। इसके अलावा मैंने मैप वाले लोकेशन को ढूंढने में अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है, तो अब मुझे सबसे पहले 3rd सर्कल को रीच करने पर ध्यान देना चाहिए। इतना बोलते हुए वह जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो उसके सामने कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि उसे ही देख रहे होते हैं, जिस पर कि रसल बोलता है अरे यार यह किस तरह का सिचुएशन है। उतने में ही उसे प्रोफेसर आवाज लगाते हुए बोलता है क्या तुम्हारे पास समय है? मैं थोड़ी देर तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो रसल बोलता है हाँ बिल्कुल। आगे कुछ समय बाद हम देखते हैं प्रोफेसर बोल रहा होता है समर ब्रेक ऑलमोस्ट आ चुका है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जो सुन रसल बताता है नहीं मेरे पास फिलहाल के लिए तो कोई प्लान नहीं है। तो प्रोफेसर उससे बोलता है फिर क्या तुम मेरे साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करना चाहोगे, जिससे कि ऑथर के रूप में मेरे बाद तुम्हारा नाम भी आ सकता है? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो?
जिस पर कि रसल उस बुक को देखता हुआ काफी ही ज्यादा हैरान होता है। उसे इस तरह देख प्रोफेसर बोलता है, रसल तुम क्या सोच रहे हो? तो रसल उसे बताता है, प्रोफेसर मुझे माफ करिएगा, मेरे पास समर के लिए प्लान है। जो सुन प्रोफेसर एक अजीब से चेहरे के साथ अपने मन में कहता है, लेकिन तुमने तो अभी अभी कहा था कि तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं है। तभी रसल उसके सामने किसी चीज को करते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। जिसको कि लेता हुआ प्रोफेसर कहता है, तो तुम मालदीव जा रहे हो। सीन चेंज होता है और हम बहुत समय बाद रसल को एक कैरेज के अंदर देखते हैं। बाहर के नजारे को देखता हुआ कहता है, बहुत दूर है, चलो मुझे कुछ खा लेना चाहिए, शायद यह मेरे पेट को थोड़ा सा भर पाए। दूसरी तरफ कैरेज को चलाने वाले पर्सन को देखते हैं। उसे अचानक ही बहुत ही ज्यादा गर्मी लगना शुरू हो गया होता है, जिस पर कि वह बोलता है, यह गर्मी बहुत ही ज्यादा जानलेवा है, जिसका कि कारण कुछ और नहीं, कैरेज के अंदर रेसल के फायर मैजिक के यूज करने के कारण बढ़ रही होती है। साथ ही वह सोच रहा होता है, मालदीव पहुंचने से पहले मैं 3 सर्कल तक पहुंच जाऊंगा। सेम टाइम पर हम प्रोफेसर को अपने ऑफिस में देखते हैं, जो कि सोच रहे होते हैं, यह काफी अजीब है, वह भी मालदीव ही जा रहा है। खैर मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात हो सकती है, शायद वह भी अभी मालदीव में ही होगी। इसी के साथ हम डारिया को मालदीव के अंदर देखते हैं, जो कि समंदर और खुले धूप का मजा लेते हुए सोच रही होती है, मेरा यह होम टाउन हमेशा से सुंदर था, मेरे आखिरी ब्रेक को हुए कितना समय हो गया है। एम्पायर को प्रोटेक्ट करना और मैजिक रिसर्च प्रेजेंटेशन करना, साथ ही अपने स्टूडेंट को डेवलप करना। उसके इतना बोलते ही हम बैकग्राउंड में देखते हैं, कहीं पर डारिया बता रही होती है 963, यह तीनों ही नंबर मेज के लिए स्पेशल मीनिंग बनाती है। यह अंत को सिग्निफाई करता है ऐसे पर्सन के लिए जो 9th सर्कल मैजिक के रास्ते पर चलता है। वहीं 6 सर्कल मेज वह कंप्लीटेशन को सिग्निफाई करता है। हालांकि वे जो सफरिंग से गुजरते हैं उससे वे ग्रैंड मेज बनते हैं। इसके अलावा 3rd सर्कल का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कि मेज के रूप में शुरुआत करता है। इसी के साथ प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ पर कि डारिया बोल रही होती है, मुझे चिंता हो रही है कि वह बच्चा। आगे हम रसल के कैरेज को देखते हैं, जहाँ पर कि उस कैरेज को चलाने वाला बूढ़ा उससे बोल रहा होता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। पर जब अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो वह दोबारा आवाज लगाते हुए कहता है, सर क्या आप सुन रहे हो, हम लोग पहुंच चुके हैं। इतना बोलते हुए वह जैसे ही कैरेज के अंदर झांक कर देखता है तो वह काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम कुछ समय बाद रसल को देखते हैं, जो कि दबा कर खाना खा रहा होता है। साथ ही वह उस समय को याद कर रहा होता है जहाँ पर कि जब वह बूढ़ा आदमी कैरेज के अंदर झांक कर देखता है तो रसल वह पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था और कैरेज के अंदर ही बेहोश पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह मर चुका है, पर अभी प्रेजेंट में वह खुश होता है क्योंकि उसने 3rd सर्कल को अचीव कर लिया था। जिस पर कि वह बोलता है, यह देखते हुए कि कुछ ही महीनों के अंदर मैं अपनी पिछली लाइफ के लिमिट को तोड़ चुका हूँ, तो मैं बस इसी से संतुष्ट नहीं हो सकता, मुझे और भी आगे जाना है। तभी उसे एक मिशन मिलता है, जो कि था मार्क किए गए लोकेशन को ढूंढो और मिशन को कंप्लीट करो। जब तुम एरिया के पास पहुंच जाओगे तो लाइट तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जिस पर कि रसल बोलता है, ठीक है मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आगे जब वह बाहर घूम रहा होता है तो उसे एक पर्सन की आवाज सुनाई देता है, जो कि बोल रहा था, पोम्पायो वोल्केनो का टूर सबसे बेस्ट गाइड के साथ जाओ, आज के लिए स्पेशल डिस्काउंट। जो सुन वह उस बंदे के साथ चला जाता है। बाद में कुछ समय बाद हम देखते हैं वह गाइड बता रहा होता है, लीजेंडो के अकॉर्डिंग पोम्पायो पहले ओरिजिनली एक सामान्य माउंटेन हुआ करता था, बाद में वह वोल्केनो में बदल गया क्योंकि यहाँ पर एक खास क्रिएचर रहने लगा। जो सुन रसल उस माउंटेन की ओर देखता हुआ कहता है, क्या बात है, बस एक क्रिएचर के रहने से यह इस तरह बदल गया, यह जरूर रेड ड्रैगन होना चाहिए। यह अच्छा होगा कि मैं इन लोगों को यहीं पर छोड़कर अकेले चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं। इतना सोचने के बाद वह खामोशी से उन लोगों के बीच से खिसक जाता है और उस माउंटेन से सीधे जंप मारता हुआ नीचे झरने में कूद जाता है। साथ ही वह सोच रहा होता है, मेरे यहाँ लौटने का कारण केवल एक है, मिशन को कंप्लीट करो और रिवार्ड से ग्रो करो, जो कि ड्रैगन से रिलेटेड है। आगे जब वह अपने मैप की ओर देखता है तो उसके मैप में अचानक ही कुछ होना शुरू हो गया होता है और हम देख पाते हैं उसके अंदर से लाइट बाहर निकलता हुआ एक गोलाकार आकार को लेना शुरू कर दिया होता है और तुरंत ही कंप्लीट होकर झरने की तरफ भागना शुरू कर देता है। जो देखता हुआ रसल कहता है, क्या यही वो लाइट है जिसके बारे में मिशन में बताया गया था? तभी वह लाइट का गोला उस झरने के अंदर इंटर कर जाता है, जिस पर कि रसल बोलता है, तो यह वाटरफॉल के उस तरफ है। इसी के साथ वह अपने विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए विंड एरो के साथ उस वाटरफॉल पर अटैक करता है और एक बड़ा सा होल कर देता है। बाद में रसल उसके अंदर इंटर करते हुए कहता है, यह तो काफी ही ज्यादा लाजवाब है, सभी को लगता है कि यहाँ पर लावा केव है और कोई भी इस जगह के बारे में नहीं जानता। वैसे मुझे पहले कहा गया था कि मैं जब तक 3 सर्कल तक नहीं पहुँच जाता इंतजार करो, पर अब मैं जब यहाँ पर हूँ तो मुझे तो कोई भी यहाँ पर ना ही बीस्ट दिख रहे हैं और ना ही मॉन्स्टर। आखिर यह जगह कितना पुराना है। वह मैप से निकला हुआ वह लाइट का गोला एक दरवाजे के सामने जाकर रुका हुआ होता है, जिसको कि देखता हुआ रसल कहता है, ओह तो वो वहाँ पर है।
मुझे अपने गार्ड को नीचे नहीं करना चाहिए ऐसे जगह पर जहाँ पर ना ही कोई मॉन्स्टर, ना ही बिस्ट और ना ही कोई आवाज है जो कि साइन है स्ट्रॉन्ग प्रीडेटर की। तभी उसके सामने एक बड़ा सा लिजार्ड आ जाता है। रसल जिसको देख काफी हैरान होता है और कहता है यह तो कोमोडो लिजार्ड है। दूसरी तरफ वह लिजार्ड उसे खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार होता है, पर रसल बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वहाँ से पीछे की ओर हटता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है इसे हराने के लिए कम से कम 2 मर्सनरी टीमों की जरूरत है। मैं इसे अकेला नहीं कर सकता। यहाँ पर अब मैं केवल एक चीज कर सकता हूँ, वो है भागना। इसी के साथ वह अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए सेकंड सर्कल लाइटनिंग एरो का अटैक करता है जो कि डायरेक्टली उस मॉन्स्टर को जाकर हिट करता है। इस तरह उसे डिस्ट्रैक्ट देख रसल तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है और दरवाजे की ओर जाते हुए सोचता है मैंने उसे थोड़ी देर के लिए तो रोक ही दिया है, मुझे जल्दी उसे स्टोन गेट तक पहुँचना होगा। पर जैसे ही वह उस दरवाजे के पास पहुँचता है तो वहाँ पर खड़े बड़े बड़े लिजार्ड का स्टैच्यू उसे रोकते हुए कहता है खुद को प्रूफ करो कि तुम अपने माना के साथ अंदर जाने के लिए वर्दी हो। रसल जो सुन कुछ भी नहीं समझ पाता क्योंकि उसके पीछे अब वह लिजार्ड भी उसके पास आ रहा होता है, जिस पर कि वह कहता है अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। इतना बोलते हुए वह अपना अटैक करता है सेकंड सर्कल फायर बोल्ट, साथ ही दूसरा अटैक करता है सेकंड सर्कल लाइटनिंग एरो। पर जैसे ही उसकी फायर और माना बाहर निकलती है तो दरवाजे पे लगे स्टोन के साथ कुछ तो होता है। वहीं वह लिजार्ड भी अब रुक चुका था और अटैक को करना बंद कर दिया था, जिसको कि देखता हुआ रसल कहता है भैंस की टांग अब ये क्या हो रहा है, आखिर वह रुक क्यों गया है। लेकिन तभी वह लिजार्ड उसके पास आकर तुरंत ही अपने सर को झुका लेता है, जो देखता हुआ रसल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है तुमने खुद को प्रूव कर दिया। इसी के साथ वह बड़ा सा दरवाजा वह खुल जाता है और उसके सामने काफी ज्यादा लाइट होता है। सीन चेंज होता है और रसल दूसरे ही पल खुद को किसी और जगह पर पाता है, जहाँ पर कि जब वह अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर पूरी जगह वह बर्फ से बनी हुई थी। साथ ही वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े स्टैच्यू वह रखे गए थे। इसके अलावा वहाँ पर एक बड़ा सा हॉर्न होता है जिससे कि फायर माना वह भयानक तरीके से रिलीज हो रही होती है। तो वह कहता है अभी अभी हुआ क्या था, या कोई टेलीपोर्टिंग मैजिक थी या फिर मैं अभी भी उसी केव में हूँ। उसी समय उसे नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है सेकंड मिशन इस एरिया के सभी आइस गोलम को हराओ और ट्रायल ऑफ फायर को क्लियर करो। रिवार्ड अननोन है, लेकिन इसके अलावा इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन तुम्हें 5 मिलेंगे। रसल जिसको पढ़ने के बाद अपने आसपास देखता है तो वह चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसके अलावा बड़ी बात यह थी कि वह सारे गोलम जिंदा होना शुरू हो गया था, जिस पर कि रसल कहता है अरे यार यह बहुत भयानक है, अगर मुझे इन गोलमों को खत्म करना है तो इनके कोर को तबाह करना होगा। पर मैं तो इस पर बस छोटा सा स्केच कर पाया हूँ। यह बर्फ बहुत ही ज्यादा ठंडा है, ऐसी बात है तो अगर आग काम नहीं करेगी तो मैं हवा का उपयोग करूंगा। तभी उस पर एक गोलम अटैक कर देता है, जिस पर कि वह तुरंत ही अपनी थंडर मैजिक का यूज करते हुए उस गोलम पर थंडर स्ट्राइक करवाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन उस गोलम को उससे कुछ भी नहीं होता। जो देखता हुआ रसल कहता है ट्रायल ऑफ फायर, लगता है कि मैं यहाँ पर फायर मैजिक के अलावा और कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। इसी के साथ वह अपने फायर मैजिक का यूज करते हुए कई सारे एरो को बनाता है और उन गोलमों पर अटैक कर देता है। साथ ही इस बार का फायर पावर वह काफी ही ज्यादा भयानक होता है। इसी कारण से वह फायर एरो जैसे ही एक गोलम के साथ टकराता है तो वह गोलम वहीं पर तबाह हो जाता है। बाकी के 2 गोलमों को देख रसल सोचता है अगर इसी तरह इतनी अधिक मात्रा में मैं अपने माना का यूज करता रहा तो उन्हें हराने से पहले मैं ही आउट हो जाऊंगा। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी दूरी बनानी होगी। इतना बोलते हुए वह उन दोनों गोलमों से अपनी दूरी को बनाता है। बाद में अपना दूसरा अटैक करता है फायर एरो एम्पलीफिकेशन फार्मूला के साथ ही उसमें फायर बोल्ट का रेप्लिकेशन फार्मूला भी जोड़ देता है। आखिर में उन सारी चीजों को एक साथ मिलाने के बाद फार्मूला ऑफ कंप्रेशन के साथ एक साथ मर्ज कर देता है। लेकिन ऐसा करने में उसकी पूरी पावर खत्म हो रही होती है। इसके अलावा उसे विश्वास भी नहीं होता है कि यह काम करेगा, पर तब भी अंत में वह काम करता है और हम देख पाते हैं दूसरे ही पल वे गोलम कुछ भी नहीं समझ पाते। उससे पहले ही उसकी बॉडी में बड़ा सा होल हो चुका था, जिसके चलते उसे नोटिफिकेशन आता है तुम्हारी फायर एलिमेंट की अंडरस्टैंडिंग वह बियॉन्ड की लिमिट को तोड़ दिया है और इंटरमीडिएट फायर एलिमेंट की अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। जो देखता हुआ रसल कहता है हाँ मैं इसे फील कर सकता हूँ, यह पावर लगभग 5th सर्कल के बराबर है। केवल इस स्फीयर को मेंटेन करने में ही मेरी ह्यूज एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो अब मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। इतना बोलते हुए वह कई सारे गोलमों को एक ही बार में सर पास करता हुआ उन सभी के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर कि अब बस 4 गोलम ही बचे हुए थे। इसलिए वह बिना किसी देरी के अपने स्फीयर के साथ उन सभी को डिस्ट्रॉय करता हुआ सोच रहा होता है मुझे जल्दी करनी होगी, मेरे पास समय नहीं है, अब बस आखिरी बचा है। आगे वो कुछ बोल पाता तभी वह गोलम तुरंत ही उसके पास पहुंचकर उसे जोरदार हिट देता है, जिससे
इससे कि बचते हुए रसल सोच रहा होता है अगर मैं इसे अपने स्पेयर से नहीं रोका होता तो मैं इंस्टेंटली मारा जाता, लेकिन अब मेरे पास माना की बस एक विधि बची है। अगर ऐसी बात है तो यह मेरा लास्ट ब्लो होगा। इतना बोलते हुए वह उस गोलम पर अटैक करते हुए कहता है प्लीज इसे खत्म कर देना। इसी के साथ हम देखते हैं उस गोलम के अंदर काफी बड़ा होल हो चुका था रसल के स्पेयर के कारण, पर इतनी सारी माना के यूज करने के चलते वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाद में उसे एक नोटिफिकेशन आता है मिशन कंप्लीट हो चुकी है, रिवार्ड में तुम्हें लो ग्रेड का माना स्टोन वह 2 मिलेगा और लोएस्ट ग्रेड का माना स्टोन वह 3 मिलेगा। इसके अलावा तुमने एक अननोन रिवार्ड को रिसीव किया है जो कि है फॉरगेटन किंग का हॉर्न फायर का एसेंस। इसी के साथ हम देखते हैं उस बड़े से हॉर्न में अचानक ही आग जलना शुरू हो गया होता है जो कि भयानक तरीके से बढ़ रही होती है। वहीं रसल को नोटिफिकेशन बताता है रिवार्ड को रिसीव करने के लिए फॉरगेटन किंग के हट में इंटर किया जा रहा है। आगे जब रसल की आंखें खोलती है तो वह देखता है एक अनजान सी जगह पर खुद को बंधा हुआ, जिस पर कि वह कहता है फॉरगेटन किंग क्या वह फायर ड्रैगन का हॉर्न नहीं था? क्या यह सच में एक रिवार्ड है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर वह फट जाएगा। तभी वह हॉर्न अचानक से ही जागता है और तुरंत ही रसल के आर पार हो जाता है, जिस पर कि रसल वह कुछ भी नहीं समझ पाता। वहीं वह हॉर्न उसके अंदर जाते ही उसके अंदर से काफी ही ज्यादा भयानक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और एक आवाज बोल रही होती है एक ऐसा पर्सन जिसने कि ट्रायल ऑफ फायर को पास किया और सबलिंग बीइंग के सोच में प्रवेश किया, तो अब प्लीज इस पावर का यूज करो। साथ ही हम देख पाते हैं रसल के ऊपर बड़े से ड्रैगन का फिगर वह अपेयर होना शुरू हो गया होता है। सीन चेंज होता है और हम मालदीव के एक बीच को देखते हैं जहाँ पर के समंदर के कात में रसल वह पड़ा हुआ था। बाद में जब उसकी आंखें खोलती है तो वह कहता है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। आगे वह अपने आसपास की जगहों को देखता हुआ कहता है क्या यह मालदीव है? उस समय वहाँ पर क्या हुआ था? तभी उसे नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है तुमने फॉरगेटन किंग के हॉर्न को कंज्यूम किया है और अपने लिमिट को पार कर दिया है। तुम्हारे माना को कंज्यूम करने की जितनी पोटेंशियल थी उससे तुम कहीं अधिक को कंज्यूम कर चुके हो। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लेम एट्रीब्यूट भी अपनी लिमिट को रीच कर चुका है, तो यह बदलकर एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लेम एट्रीब्यूट में चेंज हो चुका है। जो पढ़ता हुआ रसल अपने माना को चेक करते हुए कहता है मैं तो लगभग 4th सर्कल तक पहुंचने वाला हूँ। यह रिवार्ड तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है मेरे पिछले लाइफ के ट्रीटमेंट के कंपेयर में। उसी समय उसे कोई आवाज लगाते हुए बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा रसल रायमंड। हम देखते हैं उसके ठीक पीछे डारिया होती है, जिसको कि देखता हुआ रसल कहता है मिस डारिया स्नो वाइट ये तो आप हो। आगे कुछ समय बाद डारिया रसल से बोल रही होती है मैंने सडनली ब्रस्ट ऑफ माना को सेंस किया था तो मैं चेक करने के लिए यहाँ आई थी और तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। तो रसल कहता है ओह तो ऐसी बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ पर दिखोगे टावर मास्टर। जो सुन डारिया उसे चेक करते हुए सोचती है वह ऑलरेडी 4th सर्कल तक पहुँचने वाला है। साथ ही उसका माना वह और भी ज्यादा प्योर हो चुका है, वह तो सच में कमाल का जीनियस है। तभी रसल उससे पूछता है आखिरकार आप मालदीव में क्या कर रही हो टावर मास्टर? तो डारिया उसे बताती है बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते लेकिन यह मेरा घर है। जो सुन रसल वह काफी हैरान होता है। वहीं डारिया उसे बताती है हाँ तुमने सही कहा मैं यहाँ हर समर में आती हूँ, लेकिन रसल तुम्हें यहाँ क्या चीज खींच लाई? जो सुन रसल अपने मन में कहता है शायद उन्हें इसके बारे में बताना वह थोड़ा जल्दी होगा। इतना सोचने के बाद वह बताता है वेल मैं यहाँ पर दुनिया को और करीब से देखने के लिए आया हूँ। जिस पर कि डारिया वह कहती है ओह तो ऐसी बात है। साथ ही वह सोच रही होती है क्या मुझे इस बच्चे की एबिलिटी को चेक करनी चाहिए। बाद में वह बोलती है रसल मुझे थोड़ी तुम्हारी मदद करने दो। इसी के साथ वह जैसे ही अपने हाथों को आगे करती है तो हम देख पाते हैं रसल की पूरी बॉडी वह आग में जलना शुरू हो गया होता है और उसके सीने पर किसी तरह के सिंबल आ चुका था, जिसको कि देखता हुआ रसल कहता है यह तो फ्लेम टावर का सिंबल है। आगे डारिया उसे बताती है चिंता मत करो यह कुछ ऐसा है जो तुम कर सकते हो। वहीं रसल को जो नोटिफिकेशन मिला होता है उसमें बताया गया होता है मिशन डारिया स्नो वाइट का टेस्ट पूरा करो और उसकी मदद करो पायरेटों से फाइट करने में जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग शिप को लेकर जा रहे हैं। रिवार्ड में मिलेगा इंटरमीडिएट ग्रेड माना स्टोन। सीन चेंज होता है और कुछ समय बाद डारिया बता रही होती है मैं श्योर हूँ कि तुम ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे। एंड्यूमियन ने बुरी तरह से फॉरबिडन किया है स्लेवरी को, इसीलिए हमारे हार्बर में किसी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग शिप को लैंड करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने शिप को मालदीव के पास लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक मैं उन्हें अपने दम पर रोक सकती हूँ, पर प्लान यह है कि लोगों को बचाने के बाद शिप को अपने कब्जे में लेना, इसीलिए थोड़ा डिटेल प्लान की जरूरत है। जो सुन रसल अपने मन में कहता है तो इसीलिए टावर मास्टर को मेरी हेल्प चाहिए थी। उसके बुलाने पर ऐसे सैकड़ों मेज हैं जो कि अपने नंगे पैर दौड़ते हुए आने के लिए तैयार होंगे। इसके बावजूद भी उसने खासकर मुझसे हेल्प के लिए पूछा। क्या इसका मतलब यह कोई टेस्ट है? इसी तरह वे लोग शिप के पास पहुंच जाते हैं और डारिया रसल से
बोलती है आगे जो कुछ भी होगा हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमेशा याद रखना गार्डियन का रास्ता ऑलवेज स्मूथ और नोबल नहीं होता, यही एक मेज का भाग्य होता है। खैर मैं चलो उनका अटेंशन अट्रैक्ट करती हूँ, तुम इस बीच लोगों को बचाकर बाहर निकालो। इतना बोलकर वह उस शिप के ऊपर जाकर अपना काफी ही बड़ा अटैक को तैयार करने लगती है। साथ ही वह रसल से बोलती है जल्दी करो। वहीं शिप पर खड़े बंदे अपने ऊपर अटैक होता हुआ देख चिल्लाते हुए कहते हैं हमला करो और उसे खत्म कर दो, पर वे लोग कुछ देख काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनका एरो वह डारिया तक नहीं पहुंच रहा था। जो देखता हुआ डारिया कहती है तुम बेवकूफ कहीं के, तुम मेरे होम टाउन में छुपने की हिम्मत कैसे करते हो। इसी के साथ वह जैसे ही फूंक मारती है तो उसके फायर कई टुकड़ों में बदलकर उन लोगों के पास जाकर गिरना शुरू हो गया होता है। इतने छोटे से आग को बुझाने की वे लोग कोशिश तो करते हैं पर वे सभी नाकामयाब होते हैं, जिस पर कि एक बंदा कहता है चिल्लाते हुए क्या कर रहे हो, तुम इस छोटे से आग से भी नहीं निपट सकते। तभी हम देखते हैं वह आग किसी चीज का आकार लेते हुए उस बंदे के पैरों को पकड़ लेता है और पूरी तरह से आकार लेता हुआ बर्निंग वुड ड्वार्फ में बदल जाता है और शिप पर खड़े सभी बंदों को घेर लिया होता है। दूसरी तरफ रसल उस शिप पर आते हुए उन फिल्म ड्वार्फों को देखते हुए सोचता है तो यही टावर मास्टर डारिया की पावर है जिसने कि पूरे कैसल को सेकंडों में नीचे ला दिया था। यह तो सच में कमाल का है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास चकित होने का समय नहीं है, मुझे आगे बढ़ना होगा और लोगों को बचाना होगा जब तक कि डारिया उन लोगों का ध्यान भटकाती है। वहीं शिप के नीचे एक बंदा गार्ड करते हुए बाहर के शोर को सुनता हुआ कहता है वहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ प्रिजन में बंद लोग बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पर नेवी आ चुका है, हम लोग बच गए। जो सुन वह गार्डियन बंदा उन लोगों के पास जाकर बोलता है चाहे जो हो जाए तुम लोग हमारे हाथों से कभी नहीं बच सकते। ये सब बोलता हुआ वह उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी उसके पीछे से रसल आते हुए अपना अटैक करता है फिल्म मैजिक, जिसके चलते वह बंदा वहीं पर भुने हुए हालों में बदल जाता है। रसल को वहाँ पर देख एक बंदा उससे बोलता है क्या आप हमें बचाने के लिए आए हो। तो रसल उन्हें बताता है हाँ बिल्कुल, लेकिन सभी पायरेट्स को यहाँ से चले जाने के बाद अभी के लिए तुम्हारा अंदर रहना ही बेहतर होगा। तो वह बच्ची बोलती है शुक्रिया भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। वहीं रसल वह सोच रहा होता है इतने छोटे से जगह में कितने सारे लोग हैं, यहाँ तक कि वे लोग एक छोटे से बच्चे को भी गुलाम के रूप में बेच रहे हैं, वे कमीने बास्टर्ड कहीं के। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है आखिर वहाँ पर कौन है। तभी उन लोगों का ध्यान रसल के नीचे पड़ा हुआ उनके एक साथी पर पड़ता है। जो देखता हुआ वे लोग कहते हैं ये क्या है, उस कमीने ने क्या ये सब किया है, तुम बास्टर्ड कहीं के। इतना बोलकर वे लोग रसल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखता हुआ रसल बोलता है चलो आ जाओ। इसी के साथ वह अपना अटैक करता है सेकंड सर्कल चेन लाइटनिंग। इस कारण से उन लोगों का हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था। जबकि एक बंदा कहता है तो तुम मेज हो, बस कैप्टन को आने दो। जो सुन रसल कहता है मुझे इंतजार रहेगा। आगे जब वह एक केज के पास जाता है तो उसे कुछ अनयूजुअल फीलिंग आती है, जिसके चलते जब वह लाइट को जलाकर उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर एल्फ्स होते हैं। वहीं वह मेज रसल से बोलता है तो तुम फिल्म टावर के मेज हो। जो सुन रसल कहता है क्या वह मेरे सीने पर लगे सिंबल के कारण उसे ऐसा लगता है। बाद में वह उस एल्फ से बोलता है नहीं, मैं फिल्म टावर का मेंबर नहीं हूँ। जिस पर कि वह एल्फ उससे बोलता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, चलो पहले दरवाजे को खोलो। उसे इस तरह बात करता हुआ देख रसल वह अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं दरवाजे को तो खोल दूंगा, लेकिन उसका यह एनवाइंग टोन वह काफी बुरा है। उसके इस तरह के बेकार के परेड को देखते हुए कौन ही होगा जो उसे एल्फ कहेगा, या मुझे बस उसे यहीं पर छोड़कर चला जाना चाहिए। तभी प्रिजन में उन एल्फों के पीछे बैठी हुई एक पर्सन वह बोलती है बस करो और अपनी मैनर को थोड़ा संभालो। पर इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। और भाई लोग 1 घंटे की वीडियो बनाना वह बहुत ही मुश्किल भरा होता है। इसके बावजूद भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हो तो वीडियो को बनाते समय जो एक्साइटमेंट होती है वह वीडियो के रिजल्ट को देखकर अगले वीडियो को बनाने तक पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसीलिए प्लीज सपोर्ट करो अपने भाई को ताकि मोटिवेशन वह बना रहे और आप लोगों को समय पर वीडियो मिलता रहे। बाकी तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।